गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रश्मि त्रिपाठी, रिसर्च स्कॉलर, BSNV PG कॉलेज लखनऊ। आज हम लोग मिक्स मेथड रिसर्च के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक न्यू अप्रोच है रिसर्च की और जो दो प्रचलित विधियों का मिश्रण है। तो आइए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ MMR। मिक्स मेथड रिसर्च को हम शॉर्ट में MMR कहते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि मिक्स्ड मेथड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स का मिश्रण है, जिसमें क्वालिटेटिव के भी गुण हैं और क्वांटिटेटिव के भी गुण विद्यमान हैं। इस मेथड ने दोनों ही विधियों के अवगुणों को छोड़ करके उसके गुणों को अपना लिया है। A mixed method research is the class of research design where the research mixes or combines quantitative and qualitative research techniques, methods, approaches or language into a single study. क्रैशवेल एंड क्लार्क ने ये डेफिनेशन दी है कि मिक्स मेथड रिसर्च एक ऐसी शोध विधि है जिसमें हम गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की शोध विधियों की तकनीकी विधियों और उपागमों का और भाषा का प्रयोग करते हैं। एक सिंगल स्टडी में हम इन दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं और किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। हिस्ट्री ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च। कोई भी जो भी नया विचार या नया मेथड या नया कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आता है, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आ जाती है। उसी तरीके से मिक्स मेथड अप्रोच का भी एक इतिहास रहा है। जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, 1959 में कैम्पबेल और फिस्के ने सबसे पहली बार शोध में या किसी समस्या के समाधान में मल्टी मेथड अप्रोच को प्रयोग करने की बात की। मतलब तब तक ये नहीं था कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स को एक साथ यूज़ करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने कहा था कि हम एक प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हम बहुत सारी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। वो विधियाँ कोई भी हो सकती हैं। फिर इसी चीज़ से प्रभावित होकर 1973 में सीबर ने एक सजेशन दिया कि ही सजेस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा इन अ सिंगल स्टडी। इन्होंने पहली बार एक सिंगल स्टडी में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा का यूज़ किया कंबाइन करके। फिर 1979 में जिक यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वे, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा। मतलब साइबर ने पहली बार कहा कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। फिर जिक ने क्या किया, उसने दोनों ही रिसर्च मेथड्स के जो अलग अलग टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया, उनका कॉम्बिनेशन। एक सिंगल स्टडी में उसने सर्वे मेथड भी यूज़ किया और इंटरव्यूज़ के और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी डेटा कलेक्ट किया। फिर 1998 में जो कि हम कह सकते हैं मिक्स मेथड के अस्तित्व में आने से पहले की बात है, ताशा ककोरी एंड टेडिले ने मिक्स मेथड को यूज़ करने के बारे में बात की। Discussed about using many method to understand this in a single study। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि जिक ने किया था कि दो अलग अलग मेथड्स को या मोर देन वन मेथड कैन बी यूज्ड इन अ सिंगल स्टडी, ताशा ककोरी एंड टेडेले ने किया। यही प्रोग्रेसिव फॉर्म में आगे 2011 में क्रैशवेल और प्लानो क्लार्क ने यूज़ भी किया और उसको डिफाइन कर दिया। मतलब 1959 से शुरू हुई चीज़ फाइनली 2011 में मिक्स मेथड अप्रोच या अ न्यू स्ट्रैटेजी टू एक्वायर द नॉलेज के रूप में शिक्षा जगत में आई, शोध जगत में आई, जिसे हम मिक्स मेथड रिसर्च के नाम से जानते हैं। अप्रोचेस ऑफ MMR। जो मिक्स मेथड रिसर्च है उसके मुख्यतः दो उपागम हैं, कॉल अप्रोच एंड कॉल अप्रोच। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है कि जब हम क्वालिटेटिव डेटा या स्टडी को पहले लेके चलते हैं और उसको फॉलो करता है क्वांटिटेटिव डेटा, तो हम इसे कॉल अप्रोच कहते हैं। और अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं और उसको फॉलो करता है क्वालिटेटिव डेटा और उसके बेस पे रिजल्ट को सपोर्ट किया जाता है, तो इसको हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव अप्रोच कहते हैं, कॉल अप्रोच कहते हैं। तो इस तरीके से इन दो अप्रोचेस के बेस पे फिर
एमएमआर की डिज़ाइन डिसाइड्स होती हैं कि किस में पहले क्वालिटेटिव डिज़ाइन यूज़ होगी फिर क्वांटिटेटिव, या दोनों साथ में चलेंगी। इस तरीके से आगे डिज़ाइंस डिसाइड होती हैं। अब इसमें स्लाइड में आप देख सकते हैं ये क्रैशवेल की बुक का एक डायग्राम है जिसके थ्रू डिज़ाइन को, जो बेसिक डिज़ाइन थी एमएमआर की, उनको डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है कन्वर्जेंट पैरेलल डिज़ाइन। अब कन्वर्जेंट पैरेलल मतलब जिसमें दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। पैरेलली डेटा कलेक्ट किया जाता है इसमें क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली भी। मतलब अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें लगता है कि डेटा गुणात्मक भी होना चाहिए, मतलब हमें इंटरव्यूज़ भी लेने पड़ेंगे, तो हम इंटरव्यू भी ले रहे हैं, और अगर कोई टूल हमारे पास अवेलेबल है उन वेरिएबल्स को चेक करने के लिए जो हमारी सोच समस्या के मुख्य वेरिएबल्स हैं, तो हम उनके लिए साथ साथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते चलेंगे। तो पहले डेटा कलेक्शन एक साथ होगा, फिर डेटा का एनालिसिस एक साथ होगा, और फिर रिजल्ट हम निकालेंगे। दोनों के मतलब पैरेलली चलेगा, ये साथ साथ चलेगा, क्वांटिटेटिव का भी क्वालिटेटिव का भी। और जब दोनों के रिजल्ट आ जाएंगे फिर हम उनको मिक्स करते हैं और कंबाइन करते हुए हम किसी इन आउटपुट तक पहुंचते हैं कि रिजल्ट फाइनली कह क्या रहा है। मतलब दोनों का जो डेटा आया है वो फाइनली किसी एक मत पे वो राजी होंगे जा करके कि हाँ ये आउटपुट हुआ हमारा, वो भी ये कह रहे हैं, ये भी ये कह रहे हैं, तो फाइनली हम किसी रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो उसको फिर इंटरप्रेट किया जाएगा कंबाइंडली। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन, एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन। तो सीक्वेंस, इसमें क्या होता है, सीक्वेंस चलता है, पहले क्वालिटेटिव आएगा कि पहले क्वांटिटेटिव आएगा, इसलिए सीक्वेंस टर्म यूज़ किया गया है। जब हम एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसमें क्वांटिटेटिव डेटा पहले लिया जाता है। क्वांटिटेटिव डेटा पहले आएगा, उसको फॉलो करेगा क्वालिटेटिव डेटा, और इन दोनों का जब डेटा आएगा फिर हम उसको सीक्वेंस वाइज, जैसे हमने कलेक्ट किया है वैसे ही हम सीक्वेंस वाइज उसका एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस के बेस पे फिर रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट को कंबाइंड करके फिर इंटरप्रेट किया जाएगा और किसी कंक्लूजन तक हम पहुंचेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन इज फर्स्ट इन दिस डिज़ाइन। देन एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन में क्या होता है कि एक्सप्लोर करते हैं, मतलब इसमें क्वालिटेटिव डोमिनेटिंग है, इसमें हम क्वालिटेटिव डेटा पहले कलेक्ट करते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर रिजल्ट जो हमें मिलता है एनालिसिस के बाद उसको हम क्वांटिटेटिव से सपोर्ट करते हैं, और फिर इस तरीके से दोनों जो सीक्वेंशियल डेटा हमको मिला है उसको कंबाइन करके फिर हम उसका किसी रिजल्ट या कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो ये 3 बेसिक डिज़ाइन थी, इन्हीं के बेस पे फिर आगे फ्रेमवर्क तैयार करके एडवांस डिज़ाइन बनाई गई जो कि इस प्रकार है। बेसिक, जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा, कन्वर्जेंट डिज़ाइन, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी। एडवांस इसके बेस पे बनी है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, देन ट्रांसफॉर्मेटिव, देन मल्टी स्टेज इवैल्यूएशन डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होती है, वही सेम रिसर्च जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है ना, जिसमें हम वेरिएबल्स लेते हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल, और जिसमें हाँ, तो जैसे कि एक्सपेरिमेंटल में हम एक चर का दूसरे चर पे प्रभाव देखते हैं, एक को नियंत्रित कर लेते हैं और फिर उसका प्रभाव देखते हैं, उस पर प्रभाव देखते हैं दूसरे वेरिएबल का। तो सेटिंग्स वही रहेंगी। कंट्रोल सिचुएशन में हम स्टडी करेंगे, हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं उनका अध्ययन करेंगे एक का दूसरे पे, लेकिन बस डिज़ाइन हम कोई एक डिज़ाइन चूज़ कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, जिसका नेचर एक्सपेरिमेंटल होगा, और कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ करके हम एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में स्टडी करेंगे अपनी प्रॉब्लम को और किसी आउटपुट तक पहुंचेंगे। मतलब मिक्स मेथड रिसर्च बस एक विधि है डेटा कलेक्शन का, जिसमें हम दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं। वो किसी भी सेटिंग में यूज़ की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रॉब्लम। तो वो एक्सपेरिमेंटल सेटिंग है, अगर हमारी प्रॉब्लम का नेचर एक्सपेरिमेंटल है तो हम वहाँ पर भी मिक्स मेथड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हो सकती हैं
जहाँ पे हमें किसी वेरिएबल का दूसरे पर कंट्रोल सिचुएशन में उसी का हमें इफेक्ट देखना है, लेकिन साथ ही साथ हमें किसी के ओपिनियन भी जानने हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम कॉन कॉल अप्रोच लगाते हुए क्वांटिटेटिव डेटा हम एक्सपेरिमेंटल के थ्रू कलेक्ट करके उसको और ज़्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए फिर हम क्वालिटेटिवली डेटा कलेक्ट करके उस रिज़ल्ट को और ज़्यादा हम ऑथेंटिक बना सकते हैं। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च डिज़ाइन। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब द डिज़ाइन विच इज़ यूज टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। इसमें भी जो हमने 3 बेसिक डिज़ाइन पढ़ी हैं, उन तीनों में से कोई भी डिज़ाइन यूज की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रॉब्लम। बट इसका मोटिव क्या होगा? कुछ ऐसी समस्याएं लेनी है या कुछ ऐसी समस्याएं होनी चाहिए जो वाकई समाज में अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि गे कल्चर आजकल है, लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर पे कोई स्टडी हो, फेमिनिज्म पे कोई स्टडी हो, जिसका समाज में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और जो समाज को इस कदर प्रभावित कर रहा है कि उस पर शोध की आवश्यकता है। लेकिन ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिन पे आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव स्टडी करके आप किसी रिजल्ट तक, ऐसे रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते जिसको आप पूरी सोसाइटी में जनरलाइज कर सकें। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ गुणात्मक अध्ययन की भी। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स में, ऐसी प्रॉब्लम्स में, ऐसी स्टडीज़ में हमें ट्रांसफॉर्मेटिव स्टडी करनी पड़ती है। और ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन के अंतर्गत हम जो 3 बेसिक डिज़ाइन हैं, अब उसमें ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन भी हम ले सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन भी ले सकते हैं, या ट्रांसफॉर्मेटिव कन्वर्जेंट पैरेलल डिज़ाइन भी ले सकते हैं। बताना सिर्फ ये चाहते हूँ कि जैसी नीड है हमारी प्रॉब्लम की, हमारी रिसर्च की, उसके हिसाब से, उसके नेचर को जानते हुए हमें रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करनी है। अब यहाँ पर समस्या का उद्देश्य ये है कि समाज में सुधार लाना है। कोई एक ऐसी समस्या जो समाज को बहुत प्रभावित कर रही है और हमें उसमें, उसके द्वारा, उस अध्ययन के द्वारा हमें सुधार लाना है, तो हमें किस तरीके की डिज़ाइन, बेसिक डिज़ाइन यूज़ करनी होगी, ये टोटली डिपेंड करता है रिसर्चर के अपने विवेक पर। थर्ड इज मल्टी स्टेज इवैल्यूएशन डिज़ाइन। इसका भी अर्थ इसी के नाम में छुपा है, मल्टी स्टेज। इसमें हम कई स्टेजेस में डेटा लेते हैं और इवैल्यूएशन में इसका यूज़ होता है। जैसे किसी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं या कोई इवैल्यूएशन टेक्निक है, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना है, तो वहाँ पर हम मल्टी स्टेज इवैल्यूएशन डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। और इसमें भी उन तीनों में से कोई भी डिज़ाइन यूज़ हो सकती है। ये एडवांस डिज़ाइन जितनी भी हैं, इनमें तीनों में उस समस्या के हिसाब से हम बेसिक की कोई भी डिज़ाइन ला सकते हैं, उसको बस इसके साथ अटैच किया जाएगा और ऐड करके हम उसे यूज़ करेंगे। जैसे मल्टी स्टेज इवैल्यूएशन डिज़ाइन में जो हम किसी प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना है या कोई परीक्षा का ही मूल्यांकन प्रणाली है, उस पे हमें शोध करनी है, तो वहाँ पर हम मल्टी स्टेज इवैल्यूएशन एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, या मल्टी स्टेज इवैल्यूएशन एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, या पैरेलल डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑल ऑन द रिसर्चर्स व्यू। नाउ स्टेप्स टू कंडक्ट MMR। कोई भी मिक्स मेथड रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाएगी, चूँकि रिसर्च अपने आप में एक वैज्ञानिक तरीका है जो कि एक सिस्टमैटिक ढंग से चलता है, तो हर एक विधि के, हर एक स्ट्रैटेजी का एक तरीका होता है, सीक्वेंस में चलते हैं। तो MMR का भी है। सबसे पहले डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। आप अपनी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं उसको डिफाइन करें कि वाई यू चूज़ दिस। तो अब इसकी नीड और नेचर ऐसा है, तो फिर आप उसके हिसाब से डिज़ाइन द स्टडी, फिर आप अपनी स्टडी को डिज़ाइन करेंगे। देन डेवलप रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। अब डिज़ाइन ऐसी है, नेचर ऐसा है हमारी रिसर्च का, तो उसके हिसाब से रिसर्च क्वेश्चंस बनाए जाएंगे MMR में, रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ द स्टडी। देन सेलेक्ट डेटा कलेक्शन मैथड। अब विच टाइप ऑफ data collection method will be used, either it is qualitative or quantitative first, it depends on the design you choose.
अकॉर्डिंग द डिज़ाइन, जैसे भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, जैसा भी होगा उस सीक्वेंस को, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम रिजल्ट और उसके एनालिसिस तक पहुंचेंगे, तभी हम उसे कंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, फिर कलेक्ट डेटा, पहले सेलेक्ट डेटा कलेक्शन मैथड हम देखेंगे डिज़ाइन के हिसाब से कि कैसे करना है, देन डेटा कलेक्शन, देन एनालिसिस ऑफ डेटा, फिर इंटीग्रेट फाइंडिंग्स। इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है एमएमआर में, और ये एक टफ काम भी है बहुत, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि डेटा दो अलग अलग विधियों से लिया गया है, अब उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, तो एक बड़ी समस्या भी है और इसके लिए अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए। तो देन हम इंटीग्रेट करते हैं जो भी फाइंडिंग्स आई हैं, देन इंटरप्रेट रिजल्ट, कंबाइन करके इंटीग्रेट करके हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, देन रिपोर्ट द फाइंडिंग्स। जो भी रिजल्ट आया है, जो फाइंडिंग्स आई हैं, उनको हम रिपोर्ट या प्रतिवेदन के रूप में लिखते हैं। देन डेटा इंटीग्रेशन, ये स्टेप्स में एक पॉइंट आया था, डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है पहले हम उसे कंपेयर करें, देन इंटरप्रिटेशन। हमने क्वालिटेटिव तरीके से एक डेटा लिया है सेम एक ही समस्या में, और फिर क्वांटिटेटिव तरीके से लिया है, तो इन दोनों को कंपेयर करने की ज़रूरत है ना। कितने लोग जो क्वांटिटेटिव डेटा आया है, कितने लोगों का क्वालिटेटिवली कलेक्टेड डेटा के साथ मैच कर रहा है, कहाँ पे वो दोनों, या वो डेटा जो है वो कहाँ कहाँ पे अलग हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगुलेशन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है या एक महत्वपूर्ण विशेषता है मिक्स मेथड रिसर्च की। ट्रायंगुलेशन एक्चुअली पहले, जब तक मिक्स मेथड रिसर्च अस्तित्व में नहीं था, तो क्वालिटेटिव में यूज़ होता था, या नहीं भी, मतलब जैसी ज़रूरत होती थी वैसे यूज़ होता था। बट जब से मिक्स मेथड रिसर्च अस्तित्व में आई है, तो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा बन गया है कि ट्रायंगुलेशन का यूज़ करके हम डेटा को वैलिडेट करें और उसकी वैलिडिटी को बढ़ाएं, उसकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाएं, ताकि जनरलाइजेशन उसका एक बड़े पैमाने पर किया जा सके। तो ट्रायंगुलेशन एक्चुअली आया कैसे? ट्रायंगुलेशन जो शब्द है वो डेंजिन ने 1978 में दिया था, और एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये मिलिट्री साइंस और नेविगेशन से लिया गया है, जिसमें जो नेविगेशन के लोग होते थे वो अपनी डेस्टिनेशन का पता लगाने के लिए कई विधियों से उसको टारगेट करते थे। मतलब कि अगर उनका जो डेस्टिनेशन है वो एक किसी मेथड से जाना कि यहाँ पे पहुँचना है, फिर उसको उसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए, उसकी वैलिडिटी कि हाँ कितना सही बता रहा है, तो फिर दूसरे मेथड से भी चेक किया, फिर तीसरे मेथड से भी चेक किया। तो इस तरीके से 2-3 जगहों से जब एक रिजल्ट आ जाता था, तब वो उसको ऑथेंटिक मानते थे और फिर उस पर आगे बढ़ते थे। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया। ट्रायंगुलेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथडोलॉजीज इन द स्टडी ऑफ द सेम फिनोमेना। एक फिनोमेना के अध्ययन के लिए, किसी एक सिंगल स्टडी के लिए जब हम विभिन्न विधियों का मिश्रित रूप में प्रयोग करते हैं, तो हम उसे ट्रायंगुलेशन कहते हैं। ये भी डेंजिन ने दी है। नाउ अब हम लोग डेंजिन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ट्रायंगुलेशन भी एक्चुअली वैसे तो कई तरीकों से होता है, लेकिन बेसिकली हम 2 बातें अगर समझ लें तो हम ट्रायंगुलेशन को अप्लाई कर सकते हैं। डेंजिन ने 2 रूपों में ट्रायंगुलेशन का वर्गीकरण किया है। पहला है विद इन मैथड और दूसरा है बिटवीन और अक्रॉस मैथड। विद इन मैथड मतलब जब एक ही तरीके की रिसर्च में, एक तरीके के रिसर्च मेथड में हम उसी रिसर्च मेथड्स की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वालिटेटिव रिसर्च है और उसमें हम पहले तो डेटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनेयर मेथड यूज़ कर रहे थे, ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर। फिर हमने सोचा कि नहीं, चल के भी देख लेते हैं कि आखिर सेटिंग्स कैसी हैं वहाँ की, या लोगों का माइंडसेट कैसा है, तो हम उसके बारे में ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च का। फिर हमने सोचा कि हम कुछ लोगों से इंटरव्यू लेके भी पूछ लें और फिर तीनों को ट्रायंगुलेट कर दें, तो तीनों के उससे पता चलेगा, कोई हाँ इंटरव्यू के थ्रू ये रिजल्ट आया, क्वेश्चनेयर हमने भरा लिया, वो ये कह रहे हैं, और हमने खुद भी ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे ये रिजल्ट आया। तो अब तीनों में कितनी
कितना एकजुटता है आंसर में, या उनके जो उत्तर आए हैं उसमें कितना एक रूपता कितनी ज़्यादा है, ये देखना, और उसके बेसिस पे फिर हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो ये विद इन मैथड है, क्योंकि हम एक ही मैथड की डिफरेंट डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके ठीक विपरीत बिटवीन और अक्रॉस मैथड, जब हम डिफरेंट मैथडोलॉजी की डिफरेंट टेक्निक्स को एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि मिक्स मैथड में हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन की भी टेक्निक्स ले रहे हैं, हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन की भी टेक्निक्स ले रहे हैं, और उनको हम कंबाइंडली यूज़ करते हुए ट्रायंगुलेशन लगा रहे हैं। तो हो सकता है हमने 2 मैथड क्वालिटेटिव के ले लिए, एक मैथड हमने क्वांटिटेटिव का ले लिया, या मोर देन 3 मैथड भी हो सकता है, बट उसको जनरली होता है कि 2-3 मैथड में हमने डेटा कलेक्ट किया, और फिर हमने 3 तरीके से हमने उसको हम एक ही रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से टू एनहांस द वैलिडेशन ऑफ द डेटा ट्रायंगुलेशन इज यूज्ड। हम 2 बातें अगर समझ लें तो हम ट्रायंगुलेशन को अप्लाई कर सकते हैं। डेंजिन ने 2 रूपों में ट्रायंगुलेशन का वर्गीकरण किया है। पहला है विद इन मैथड और दूसरा है बिटवीन और अक्रॉस मैथड। विद इन मैथड मतलब जब एक ही तरीके की रिसर्च में, एक तरीके के रिसर्च मेथड में हम उसी रिसर्च मेथड्स की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वालिटेटिव रिसर्च है और उसमें हम पहले तो डेटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनेयर मेथड यूज़ कर रहे थे, ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर। फिर हमने सोचा कि नहीं, चल के भी देख लेते हैं कि आखिर सेटिंग्स कैसी हैं वहाँ की, या लोगों का माइंडसेट कैसा है, तो हम उसके बारे में ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च का। फिर हमने सोचा कि हम कुछ लोगों से इंटरव्यू लेके भी पूछ लें और फिर तीनों को ट्रायंगुलेट कर दें, तो तीनों के उससे पता चलेगा, कोई हाँ इंटरव्यू के थ्रू ये रिजल्ट आया, क्वेश्चनेयर हमने भरा लिया, वो ये कह रहे हैं, और हमने खुद भी ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे ये रिजल्ट आया। तो अब तीनों में कितना एकजुटता है आंसर में, या उनके जो उत्तर आए हैं उसमें कितना एक रूपता कितनी ज़्यादा है, ये देखना, और उसके बेसिस पे फिर हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो ये विद इन मैथड है, क्योंकि हम एक ही मैथड की डिफरेंट डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके ठीक विपरीत बिटवीन और अक्रॉस मैथड, जब हम डिफरेंट मैथडोलॉजी की डिफरेंट टेक्निक्स को एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि मिक्स मैथड में हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन की भी टेक्निक्स ले रहे हैं, हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन की भी टेक्निक्स ले रहे हैं, और उनको हम कंबाइंडली यूज़ करते हुए ट्रायंगुलेशन लगा रहे हैं। तो हो सकता है हमने 2 मैथड क्वालिटेटिव के ले लिए, एक मैथड हमने क्वांटिटेटिव का ले लिया, या मोर देन 3 मैथड भी हो सकता है, बट उसको जनरली होता है कि 2-3 मैथड में हमने डेटा कलेक्ट किया, और फिर हमने 3 तरीके से हमने उसको हम एक ही रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से टू एनहांस द वैलिडेशन ऑफ द डेटा ट्रायंगुलेशन इज यूज्ड। 3 बिंदु हैं क्या ट्रायंगुलेशन के, तो वो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। वन सोर्स, एक सोर्स है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड इज अदर सोर्स, जो दूसरा सोर्स है जिससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और थर्ड इज फिनोमेना। अगर हमसे जनरली कोई पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगुलेशन, तो ट्रायंगुलेशन इट मीन्स कि कंबाइनिंग द डिफरेंट मैथड्स इन अ सिंगल स्टडी, जो कि मिक्स मैथड भी कहता है। बट वो ट्रायंगुलेशन में वो 3 चीज़ें हैं क्या, तो एक तो फिनोमेना हो जाता है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। उस फिनोमेना को स्टडी करने के लिए जो डिफरेंट मैथड हम यूज़ कर रहे हैं, वो 2 मैथड, कम से कम 2 मैथड हम लगा रहे हैं, ताकि हम किसी वैलिड रिजल्ट तक पहुंच सकें। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ मिक्स मैथड। बहुत सारे फायदे हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, एक सघन समझ विकसित होती है। जब हम एक तरीके की शोध विधि कह रहे हैं, गुणात्मक शोध विधि के थ्रू हम रिसर्च कर रहे हैं, तो कोई एक ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना। हम गुणात्मक के प्रति ज़्यादा सजग रहेंगे। हम अगर क्वालिटेटिवली
रिसर्च कर रहे हैं, क्वांटिटेटिवली कर रहे हैं, तो हम उसके प्रति ज़्यादा सजग रहेंगे या हमारा जो नॉलेज है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी। बट इसमें क्या है कि दोनों ही तरीके की शोध विधियों पे हमने गहन अध्ययन किया है, तो हमारा विस्तृत समझ होगी किसी उस शोध विधि को लेकर के, तो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक मिक्स्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट मैथडोलॉजीज ऑफ रिसर्च। सेकेंड इज ट्रायंगुलेशन लगाना कैसे है, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डेवलप होती है। और ये भी कि डिफरेंट टेक्निक से जब डेटा कलेक्ट किया है तो उसको कैसे कंबाइन करना है, उसको कैसे मर्ज करना है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है कंपेयर करके, ये सब हम ट्रायंगुलेशन के थ्रू जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग होती है। रिच डेटा इसलिए क्योंकि सिर्फ एक तरीके से डेटा नहीं लिया जा रहा है, कई विधियों से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा समृद्ध है अपेक्षा कि हम गुणात्मक विधियों से लें या हम मात्रात्मक विधियों से ले रहे हैं। जब दोनों विधियों से ले रहे हैं तो वो ज़्यादा समृद्ध डेटा हमारे पास आ रहा है। फ्लैक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, रिसर्चर अपनी शोध समस्या और अपनी आवश्यकता के हिसाब से रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ कर सकता है या उसमें परिवर्तन कर सकता है। दूसरा है इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम दो से ज़्यादा तरीकों से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा ना। जब किसी शोध में आप एक विधि से कर रहे हैं और फिर हम उसको जनरलाइज करने पे आते हैं तो नो डाउट कि हम स्टैटिस्टिकली एनालिसिस कर रहे हैं, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं और हम उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम मोर देन वन मेथड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो सारे मेथड एक ही कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट है ब्रॉडर जनरलाइजेशन। जब हमारे पास ज़्यादा वैलिड डेटा और ज़्यादा वैलिड रिजल्ट है तो हम उसे एक बड़े पैमाने पर जनरलाइज कर सकते हैं या उसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। मिक्स मेथड रिसर्च के आने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि गुणात्मक जिसकी प्रकृति है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको क्वांटिटेटिव से सपोर्ट करके जो एक कमी थी कि हम उस गुणात्मक शोध का बहुत बड़े पैमाने पर हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते थे, वो अब कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी जो रिसर्च है उसका नेचर कॉल है, मतलब हम कॉल अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डोमिनेटिंग क्वालिटेटिव है बट क्वांटिटेटिव से हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको ब्रॉडर पैमाने पे जनरलाइज कर सकते हैं। चैलेंजेस, कुछ ऑब्वियसली किसी भी चीज़ के पूरे फ़ायदे नहीं हो सकते हैं, उसमें कुछ दोष भी होते हैं, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो मिक्स मेथड के रिसर्च के चैलेंजेस ये हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। ऑब्वियसली हम इसमें दो से ज़्यादा मेथड को मिक्स कर रहे होते हैं, दो मेथड को मिक्स कर रहे होते हैं, दो से ज़्यादा टेक्निक्स को लगा रहे होते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। रिसोर्स इंटेंसिव, इसको चूज़ करने से पहले या इसकी डिज़ाइन को चूज़ करने से पहले एक शोधकर्ता को ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से जान ले कि फाइनेंशियली रिसोर्सेज वो उतने से जुटा पाएगा कि नहीं, या जो जिससे उसको डेटा लेना है उस तरीके का क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरीके के डेटा मिल पाएंगे कि नहीं। मतलब जितने भी तरीके के रिसोर्सेज आपको एक रिसर्च में, टाइम रिसोर्स, फाइनेंस रिसोर्स, डेटा रिसोर्स, जितने भी तरीके के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो सब आपको कितना सुविधाजनक तरीके से अवेलेबल है या नहीं है, और नहीं होंगे तो वो एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक्सपेंसिव तो हो ही जाएगा मिक्स मेथड रिसर्च दूसरी रिसर्चेज के कंपैरिजन में। इंटीग्रेशन डिफ़िकल्टीज़, अच्छा डेटा कलेक्ट भी आपने कर लिया है बट एक समस्या आती है कि उस डेटा को इंटीग्रेट करना, कैसे हम एकीकृत करेंगे और किसी रिजल्ट तक पहुंचेंगे, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। स्किल रिक्वायरमेंट्स, इसमें हमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड रिसर्चर की ज़रूरत है या उसको कोई ट्रेनिंग दी हो या उसने ट्रेनिंग ली हो, क्योंकि ये एक स्किल्ड वर्क है। दो मैथडोलॉजीज़ में आपको एक्सपर्टीज़ लेकर के काम करना इज़ अ बिग चैलेंज। देन एथिकल कंसर्न ऑब्वियसली रिसर्च है तो उसमें एथिकल कंसर्न हो ही जाएंगे कि आपने डेटा कलेक्शन के टाइम पे कोई हेरफेर तो नहीं किया है, किसी और का डेटा तो नहीं लिया है, या डेटा आपने अपना भी लिया है बट वो कितना एथिकली सही है, कितना सही से कलेक्ट किया गया है,
तो ये सारे इश्यूज हो जाते हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं जो अन्य शोध विधियों में हैं, तो मिक्स मेथड में भी ऑब्वियसली रहेंगे। एग्जाम्पल्स जो कि एक प्रकाश डालते हैं मिक्स मेथड रिसर्च को समझने में। हाउ कैन वोटर एंड नॉन वोटर बिलीव्स अबाउट डेमोक्रेसी हेल्प एक्सप्लेन इलेक्शन टर्नआउट पैटर्न्स इन टाउन्स। अब हम इस ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं या रिसर्च क्वेश्चन में कि हाउ कैन वोटर एंड नॉन वोटर बिलीव्स, हम बिलीव्स की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में एक वोटर और नॉन वोटर के बिलीव्स, ये इतना क्वालिटेटिव हो गया, हेल्प करता है टू एक्सप्लेन इलेक्शन टर्नआउट पैटर्न्स इन टाउन्स। शहरों में इलेक्शन टर्नआउट के पैटर्न्स को एक्सप्लेन करने में इन वोटर और नॉन वोटर का बिलीव्स कितना हेल्प करता है। तो ये जो रिसर्च क्वेश्चन है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरीके के उद्देश्यों का मिश्रित रूप है। अब इसके अध्ययन के लिए हमें मिश्रित विधि की जरूरत पड़ेगी ही। दूसरा है, टू व्हाट एक्सटेंट डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रिफ्लेक्ट साइक्लिस्ट परसेप्शन ऑफ रोड सेफ्टी इन एम्स्टर्डम। ये एम्स्टर्डम का है, बट हम भारत में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं देख सकते हैं कि किस हद तक जो ट्रैफिक एक्सीडेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, ये क्वांटिटेटिव हो गया, रिफ्लेक्ट साइकिलिस्ट परसेप्शन ऑफ रोड सेफ्टी। जो साइकिल से चलने वाले लोग हैं, साइकिलिस्ट हैं, रोड सेफ्टी को लेकर के उनका परसेप्शन क्या है। थर्ड है, टू व्हाट एक्सटेंट डज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ केयर एथिक्स हेल्प्स टू डेवलप मॉरल जजमेंट अमंग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक केयर एथिक्स की समझ, अब हम समझ को क्वालिटेटिवली मेजर करना चाह रहे हैं ना, कि किस हद तक, तो हम इस चीज को उनके ओपिनियन जान करके ही लेंगे कि किस हद तक उनके मॉरल जजमेंट में हेल्पफुल है। तो ये इस तरीके से कि जब हम सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट के मॉरल जजमेंट को नापना चाहते हैं तो उसका अपना एक टूल होगा, बट किस हद तक वो हेल्प कर रहा है, केयर एथिक्स की समझ किस हद तक उनके मॉरल जजमेंट को बढ़ाने में हेल्पफुल है, ये हम गुणात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का मिश्रित रूप से अध्ययन इस समस्या में किया जाएगा। तो इन तीन जो उदाहरण दिए गए हैं, इनसे आपको क्लियर हो गया होगा कि मिक्स मेथड रिसर्च एक्चुअली क्या है। जब हमारी समस्या कुछ ऐसी हो जहाँ पे हमें मिश्रित रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का प्रयोग करना पड़े या उसकी आवश्यकता पड़े, तब हम मिश्रित विधि का प्रयोग करते हैं। फिर उसके ऑब्जेक्टिव भी हमें वैसे ही हमें दिखेंगे भी समस्या के अनुसार, और हमें वैसे ही फ्रेम भी करने होंगे। तो ये था मिक्स मेथड रिसर्च। आज हम लोगों ने मिक्स मेथड रिसर्च के बारे में पढ़ा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मिक्स मेथड। हियर आर सम रेफरेंसेस विच यू कैन कंसल्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।